स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट सॉलिड्स। और इसमें हम देखेंगे मैटर की। इससे पहले आपने गैस को स्टडी किया है, एक फॉर्म आपने प्लाज्मा पढ़ी और एक आपने लिक्विड पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, मैटर की फोर्थ स्टेट पढ़ेंगे विच इज सॉलिड्स। सॉलिड्स आपके पास क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, इनकी एक प्रॉपर डेफिनेट शेप होती है और इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ऐसे सब्सटेंसेस आपके पास सॉलिड्स कहलाते हैं। आपके पास सॉलिड जो है वो चाहे एटम से मिलकर बने हैं, आयन से या मॉलिक्यूल से। इनके दरमियान एटम एक दूसरे के या आयन्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होते हैं। और इनको आपस में करीब रखने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज होती हैं। कोहेसिव फोर्सेज यानी जो इनको जोड़ के रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट मूव एट रैंडम, क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्ड्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं, चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव नहीं कर सकते। देयर एग्जिस्ट अ वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन सॉलिड्स, इनके अंदर एक खास तरतीब, एक खास अरेंजमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास सॉलिड्स जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। और ये आपके पास टाइप्स कौन सी बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल। आपका सॉलिड हो सकता है आयन से मिलकर बना हो सकता है एटम से मिलकर बना हो सकता है मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर उन एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या रेगुलर है या इरेगुलर है, उस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है कि हमारे पास सॉलिड्स क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और अमorphous भी हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके पास क्या हैं कि वो सॉलिड्स जिनमें जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो एटम से मिलकर बने हैं, आयन या मॉलिक्यूल से, अगर वो एक डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज हैं तो आप उनको नाम देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो वो जिनसे मिलकर बना है उसमें अगर ए एटम है, ठीक है, इस तरह अरेंजमेंट, फिर उसके बाद बी आ गया, फिर उसके बाद अगेन ए आ गया, फिर अगेन बी आ गया, फिर ए। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि एक ही तरह का जो अंदाज है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ये चीज कहलाती है कि इसके अंदर क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट पाई जा रही है। इसको आप नाम देंगे, इस तरह का सॉलिड कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसके अंदर क्या होता है, रिकरिंग रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। रिकरिंग का मतलब है बार बार, यानी ए बी आया, फिर ए बी, फिर ए बी, तो वो एक तरह का पैटर्न जो है वो ही सारे स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, हत्ता कि वो थ्री डायमेंशनल शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब अगर हम देखें अमरफस सॉलिड्स को, तो अमरफस सॉलिड्स क्या हैं? हमारे पास तमाम सॉलिड्स क्रिस्टलाइन नहीं होते, कुछ सॉलिड्स हमारे पास अमरफस होते हैं और कुछ हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं। अमरफस वर्ड का मतलब होता है शेपलेस। अमरफस सॉलिड्स में आपके पास क्या आ जाएंगे, वो सॉलिड्स जिनके अंदर जो भी वो उसके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल हैं जिनसे वो मिलकर बना है, उनके अंदर कोई रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं पाई जाती। जैसे इसमें अगर आपके पास पहले ए है, उसके बाद हो सकता है कि बाद में बी आ जाए, फिर ए की बजाय अगेन बी आ जाए, फिर हो सकता है ए हो, फिर उसके बाद हो सकता है कि आपके पास 3 मरतबा बी हो। ठीक है, तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है कभी भी, ये आपको ये नहीं पता कि इसमें ए के बाद बी है, क्या है, इसमें कोई उनकी फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है। तो इस तरह की चीज आपके पास क्या कहलाएगी, अमरफस सॉलिड कहलाएगी। अमरफस सॉलिड की एग्जांपल्स क्या है, ग्लास आ जाता है, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लू है। ये तमाम सब्सटेंसेस सॉलिड तो हैं, लेकिन इनके अंदर जो है कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाई जा रही। और जो आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसकी एग्जांपल आप ऊपर लिख लीजिए, उसमें आपके पास सोडियम क्लोराइड आ जाता है, NaCl है, शुगर है, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आ जाएंगे। उसके बाद आज तक कि बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं अमरफस सॉलिड के अंदर। कैसे कि हम क्या करें, अपना जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हम पहले मेल्ट करें, मेल्ट करने के बाद हम उसको क्या करें, कूल करें तेजी के साथ। जब तेजी के साथ कूलिंग की जाएगी तो उस मोल्टन मटेरियल को टाइम नहीं मिलता कि वो खास अरेंजमेंट जो कि उसकी पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में थी उसको अटेन कर सके, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी एक बेतरतीब सी अरेंजमेंट हासिल होगी और हम कहेंगे कि हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की हेल्प से अमरफस सॉलिड जो है वो ऑब्टेन हो गया है। यहाँ पर एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आती है, क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स क्या है कि आपके पास हो सकता है कि हमारे पास किसी जो भी आपका अमरफस सॉलिड है, आल्दो कि उसके अंदर इरेगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है,
हो सकता है कि उस सॉलिड के अंदर किसी एक पार्ट पे जाके रेगुलरिटी आ जाए। यानी जैसे मैंने आपके पास ड्रॉ किया था कि पहले हमारे पास ए है, उसके बाद मैंने बनाया था बी, फिर मेरे पास एक और बी है, फिर मेरे पास ए है, और फिर मेरे पास बी है। ये वो मैंने ड्रॉ किया जो मैंने अभी आपको ऊपर अमरफस की एग्जांपल देते हुए समझाया है। अब हम देखने लगे हैं कि इसके अंदर क्रिस्टलाइट क्या चीज है। तो क्रिस्टलाइट चीज क्या, ये देखें ये सारा इरेगुलर चल रहा है। हो सकता है कि मैं इसको दरमियान आपको किसी एक और कलर से शो करती हूँ, हो सकता है कि इस अमरफस के दरमियान का कोई ऐसा हिस्सा हो जहां पर आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट नजर आए। ए, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाए बी, फिर अगेन ए आ जाए, फिर अगेन बी आ जाए, फिर अगेन ए आप लिख लें, और अगेन बी। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि ये था तो एक अमरफस सॉलिड, लेकिन इसके कुछ पार्ट के दरमियान आपको क्या दिखाई दे रही है, हो सकता है इसके आगे फिर इरेगुलरिटी एग्जिस्ट करे। ठीक है, आगे हो सकता है कि यहाँ अगेन बी हो, यहाँ ए हो, यहाँ फिर ए हो। तो आप क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल ये एक अमरफस सॉलिड था, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं थी, लेकिन जो इतना पार्ट है उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट पाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अमरफस सॉलिड के अंदर वो पार्ट जिसके अंदर कुछ हद तक अरेंजमेंट पाई जा रही है, तरतीब पाई जा रही है, उसको आप क्या नाम देते हैं, क्रिस्टलाइट्स का नाम देते हैं। अमरफस सॉलिड्स के आगे आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रही है कि इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, इनके कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। दैट इज वाई particles of glass can glass soften over a temperature range and can be molded and blown into various shapes। यानी एक टेम्परेचर रेंज होगी कि इस टेम्परेचर से लेकर इस टेम्परेचर तक, उसमें कई टेम्परेचर की वैल्यूज आ सकती हैं, उन सब पर ही आप डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास उसको आप क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी जो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर किसी का से 90 डिग्री है तो वो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है दे डोंट पोजेस डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम जितनी भी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे वो किसके लिए होंगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए होंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं वो है ज्योमेट्रिकल शेप। आपके पास जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी एक डेफिनेट एक खास ज्योमेट्री होती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इनके अंदर चूंकि एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट अरेंजमेंट है, खास अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से इनकी शेप भी क्या होती है, खास होती है। अगर कोई आपका क्रिस्टल है तो उसके तमाम एंगल सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप उसको चाहे ग्राउंड भी कर देते हैं, फाइन पाउडर की फॉर्म में भी ले आते हैं, तो भी उसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिटेन रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और हम उनकी हेल्प से उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास फर्ज कर लें कि कोई कंपाउंड है जी, ठीक है, ये आपका अननोन कंपाउंड है, आपने इसको स्टडी किया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास फर्ज कर लें कि आता है 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपके पास 90 डिग्री सेल्सियस है, ये इसका क्या है, ये इसका फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसी का मेल्टिंग पॉइंट है। अगर ये इस मेल्टिंग पॉइंट से कम या ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, कोई इम्प्योरिटी शामिल है। तो यहाँ से इसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं कि अगर आपको ये पता लग गया कि जी का मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास किस किस कंपाउंड का 90 डिग्री हो सकता है। फिर हम बाकी प्रॉपर्टीज को सामने रखते हुए इस बात का फैसला कर सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड जी क्या चीज है। तो यही वजह कि हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की हेल्प से इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स यानी वो प्लेन्स जहां से आप किसी चीज को क्लीव करते हैं, ब्रेक करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब आप ब्रेक करते हैं तो वो डेफिनेट प्लेन्स के अकॉर्डिंग क्लीव होते हैं। इन प्लेन्स को आप नाम देते हैं क्लीवेज प्लेन का। और उसके बाद जो आपके पास इनके वैल्यूज ऑफ दिस एंगल वेरीज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। एक सॉलिड के मुकाबले में अगर आप दूसरे सॉलिड को देखें तो उसके क्लीवेज प्लेन्स की वैल्यूज, उनके एंगल्स कुछ और होंगे। लेकिन जब भी आप इसको क्लीव करेंगे तो एक खास स्पेसिफिक साइड से ही इसकी क्लीवेज, एक खास स्पेसिफिक प्लेन में ही इसकी क्लीवेज हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप इसको हर तरफ से जो है वो क्लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फोर्थ, एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। किस तरह से डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उसको देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें
कि सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। यानी हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट कर लें आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके पास हो सकता है कि कोई सॉलिड एक डायरेक्शन में तो शो करे लेकिन दूसरी डायरेक्शन में शो ना करे। तो ऐसी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की कि उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन चेंज करने पे वेरी कर जाएं, वो प्रॉपर्टीज आपके पास क्या कहलाती हैं? एनाइसोट्रॉपी कहलाती हैं। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? एनाइसोट्रॉपी। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, कंडक्टिविटीज हैं, ये समटाइम्स क्या होती हैं? एनाइसोट्रॉपिक होती हैं। इस बात को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। For example, electrical conductivity of graphite is greater in one direction than in another. Actually, electrons in graphite are mobile. For electrons, electrical conduction parallel to the layers only. अब अगर हम इसको देखें, आपके पास जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, या आपके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब आपके पास यहाँ पर अगर आप इसके साथ यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, सपोज कि हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी है, अब हमारे पास जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं अलोंग दी लेयर्स, यानी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अब आपने अगर इस डायरेक्शन में इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट की है, इसके साथ कनेक्शन किया है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर मूवमेंट के लिए पाथ मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पैरेलल है आपके इलेक्ट्रॉन्स के लेयर के, तो आपके पास क्या होगा? इसमें कंडक्शन शो होगी। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इसी ग्रेफाइट का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसी में ये करूं कि जो आप यहाँ पर कनेक्शन बना रहे हैं वो मैं यहाँ पर बना दूं, इसके परपेंडिकुलर बना दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर कोई बैटरी लगा दूं, तो अब आपके पास क्या होगा? अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो स्टिल इस डायरेक्शन में है। आपके इस तरह से लगाने पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर वो शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही कंपाउंड है लेकिन डायरेक्शन चेंज करने पर उसने जो है उस प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो किया। यहाँ पर उसने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो की है जबकि यहाँ पर शो नहीं की। तो यही आपको पॉइंट बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट आर मोबाइल, मूव कर रहे होते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पैरेलल टू द लेयर्स ओनली। ये देखें, ये लेयर्स के पैरेलल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। यही वजह है कि इसकी कंडक्टिविटी क्या है? सिर्फ इस डायरेक्शन में होती है compared with the perpendicular direction, यानी इस डायरेक्शन में नहीं होती। सिमिलरली क्लीवेज इज itself an anisotropic property। इस तरह क्लीवेज भी चूंकि खास डायरेक्शन में होती है, स्पेसिफिक प्लेन पे होती है, इसलिए क्लीवेज भी आपके पास क्या है? एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्री। सिमेट्री आपके पास क्या है कि जब आप किसी अपना जो भी आपका क्रिस्टल है, सॉलिड का क्रिस्टल, जब आप उसको 360 यानी पूरा एक उसका सर्कल, एक मतलब जिस साइड से स्टार्ट किया उसी साइड पे वापस आते हैं, 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो उसके फेस, एंगल्स और एजेस, उन सब में क्या होती है? रेपिटेशन होती है, यानी उसके स्ट्रक्चर के अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होती है। सिमेट्री हमारे पास डिफरेंट तरह की हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है कि वो शेप जिसमें क्रिस्टल आम तौर पर ग्रो करता है, कि आम तौर पर इस कंपाउंड के क्रिस्टल्स की ये शेप होगी, वो उसके क्या कहलाते हैं? हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स कहलाती है। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर आप क्रिस्टल को ग्रो करवाने की अगर कंडीशंस चेंज कर देते हैं, अगर आपने कोई टेम्परेचर, प्रेशर, कोई भी चीज उसके इर्द गिर्द को चेंज कर दिया, तो उससे आपके क्या होगा? Then the shape of the crystal always remain. If the condition of growing the crystals are maintained, then the shape of the crystal always remain the same. अगर conditions change हो गई हैं तो shape भी change होगी, अगर conditions आपने maintain रखी है तो फिर आपकी crystal की shape भी क्या रहेगी? Same रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो NaCl का क्यूबिक क्रिस्टल है वो नीडल लाइक बन जाता है अगर उसके अंदर 10% यूरिया मौजूद हो एज एन इम्प्योरिटी। तो ये क्या है? ये उसकी कंडीशन चेंज करने की वजह से उसका जो है, उसकी जो शेप है, उसकी हैबिट क्या है? चेंज हो गई है। एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म आपके पास क्या है? आइसोमॉर्फिज्म जो है इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आइसो मीन्स सेम और मॉर्फिज्म मीन्स शेप, यानी आपके पास इनमें हम जिन दो सब्सटेंसेस की बात करेंगे उनकी शेप क्या होगी? सेम होगी।
यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसमें आपके जो भी गिवन सब्सटेंसेस हैं उनकी शेप क्या होगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होगी, सेम होगी। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है, ये वो फिनोमेना है जिसमें आपके दो सब्सटेंसेस जो हैं वो एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा और ये सब्सटेंसेस एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। Crystalline form is independent of the chemical nature of atoms and depend only on the number of atoms and their way of combinations. Crystalline form इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि आपके जो जिन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं उनकी केमिकल नेचर क्या है, वो पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप्स ताल्लुक रख रहे हैं, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। वो सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स और उनकी अरेंजमेंट अगर उन दोनों सब्सटेंसेस के अंदर सेम है तो उनकी जो शेप है वो क्या होगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम होगी। अब इसमें हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उसको हम देखते हैं। ये देखिए आपके पास ये कुछ आइसोमॉर्फ्स दिए गए हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, सेम है। और एटॉमिक रेशो क्या है, 1:1:3, यानी सोडियम 1, उसके बाद नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन क्या है, 3। इसी तरह यही रेशो आपके पास KNO3 में भी एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह अगर आप देखें पोटेशियम सल्फेट देखें और K2CrO4 को देखें तो इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है और इसमें इनकी क्या है, 2 पोटेशियम 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। तो यही आपको दिया गया है 2:1:4। अगर आप इसमें देखें तो 2 पोटेशियम 1 क्रोमियम एंड 4 ऑक्सीजन। तो यही आपको पॉइंट बताया गया है कि आल्दो ये आपके पास एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, लेकिन चूंकि उनके एटम्स की एटॉमिक रेशो और क्रिस्टलाइन फॉर्म ये दो चीजें चूंकि सेम है तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे। The structure of the negatively charged ions like nitrate and carbonates are the same. Similarly, shapes of sulfate and chromate are also alike. Carbonate and nitrate are triangular planar, while sulfate and chromate ions are both टेट्राहेड्रल। ये आपको उनकी ज्योमेट्री के बारे में बताया हुआ है कि ये सेम होते हैं और इनकी ज्योमेट्रीज जो है वो कैसी होती हैं। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की। यहाँ से आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको प्रॉपरली डेफिनेशंस को याद कीजिए अलोंग विद देयर एग्जांपल, और उसके बाद जो इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।